आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न कुमार। नए साल के मौके पर यहां पे हम आ पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक के पास और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में फरिंदा विधानसभा के विधायक हैं। सर, आज ठंड का मौसम है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज 2024 का चौथा दिन है और हम आपसे मिलने में लेट कर दिए। तो स्वागत है आपका यूनिटी इंडिया के इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम आपने अपने इस ठंडक के मौसम में बहुमूल्य समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो प्रकृति है, प्रकृति भी तो परिवर्तनशील है ना। कभी ठंडक पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बरसात आएगी। इससे तो आम जनमानस थोड़ी ना घबराता है पत्रकार महोदय। हम लोग तो इसके माने आदत पड़ गई है कि कभी ज़्यादा ठंडक, कभी ज़्यादा बरसात, कभी ज़्यादा गर्मी। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो विभिन्नताओं का मौसम है, विभिन्नताओं की राजनीति है, सब कुछ मिला जुला है। लेकिन सर, इस ठंड में राजनीति कहीं ना कहीं ठंड नहीं पड़ रही है, वो तो कहीं ना कहीं गर्म ही है। हाँ भाई, आने वाला समय 2024 है ना, तो उसमें लोकसभा चुनाव होना है, इस देश का भविष्य तय होना है, तो गर्माहट तो रहेगी रहेगी। सीधा हम चुनाव पे आते हैं। सर, इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं फरिंदा विधानसभा को आप जीत कर आए थे, जिसके बाद से इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है इस पे आप क्या कहेंगे और 2024 में किस तरीके से पार्टी की जो तैयारियां हैं वो हैं। देखिए, किसी पार्टी के लिए कभी अच्छा दौर, कभी बुरा दौर, ये हर पार्टियों का दौर आया है। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीतते थे, खाली 2 एमपी हुआ करते थे, एक ज़माना वो भी था। आज 300 एमपी हैं, तो ये तो अच्छा दौर, बुरा दौर सबके लिए चलता है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, ना हम घबराते भी नहीं हैं। और कांग्रेस अच्छा करने का प्रयास कर रही है, जनता के सामने अपनी बात रख रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सब दिन प्रयास करते रहे हैं। देखिए, उन्होंने अभी एक यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की, दक्षिण से उत्तर तक गए। फिर उन्होंने दूसरी यात्रा शुरू करने के लिए मणिपुर से मुंबई तक, उन्हें पूरब से पश्चिम तक जाने की तैयारी कर रहे हैं और आम जनमानस से मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, इस देश में इस समय मीडिया जो है ना, वो हमारी बात नहीं चाहती है। वो एक तरह से सत्ता पक्ष के ही वो बन के रह गई है। देश की मीडिया जो है सत्ता पक्ष की बन के रह गई। इसलिए हमें अपनी बात कहने के लिए, जानते हैं इस देश में मीडिया जब एक पक्ष की हो जाए तो आदमी को जनता के बीच में ही जाके अपनी बात रखने की और मिलता है। और इसी तरह राहुल गांधी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। यूनिट इंडिया इस बात को खारिज करता है क्योंकि हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों को दिखाते हैं और हम आपसे लगातार मिलते रहते हैं और आपसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं इस नए वर्ष के भी मौके पे। और 2024 के इलेक्शन में सर, इस तैयारी से जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रही है, क्या कुछ बदलाव दिखेगा? जैसे आप खारिज कर रहे हैं भाई, धन्यवाद, आप सबको दिखाते हैं। लेकिन ऐसे विरले पत्रकार हैं, ऐसे विरले चैनल हैं जो इस चीज़ को निष्पक्षता से दिखा रहे हैं। आज देखिए ना, 10 दिन से लगातार टीवी मीडिया पे एक ही चीज़ दिखाई जा रही है। भगवान राम के राम मंदिर का मूर्ति स्थापना हो रही है, मैंने उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 3 दिन तक लगातार एक ऐसा कानून देश में बना जिससे गरीबों का हक मारा जाए, ड्राइवरों का हक मारा जाएगा, लेकिन उसको मीडिया ने उस तरीके से नहीं दिखाया जिस तरह से मोदी जी का हवाई अड्डा उद्घाटन दिखाया दिन भर, वो उस चीज़ों को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मीडिया उस एक पक्ष की हो गई है, जनता के सर, सवालों हमारे को नहीं सवाल सुन यही थे। हम आपसे मिलने आए थे और हमारा सवाल भी यही था। उससे पहले ही आपने इस बात को कह दिया कि हिट एंड रन कानून के बारे में। तो उस पे सर क्या राय है आपकी? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा कि किस तरीके से ड्राइवर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं और स्थिति जो है वो नाजुक हो गई थी क्योंकि इकोनॉमी कहीं ठप सा गया था। तो सर, इस पे आपकी क्या राय है इस कानून पे? देखिए, हिट एंड रन कानून जितना मैंने पढ़ा है और जो मैंने अभी तक उसके बारे में जानकारी ली है, तो ये निश्चित रूप से एक तरह से कानून, जैसे किसानों के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसे मोदी जी ने बनाया, पार्लियामेंट में पास करवाया, लागू कराया, और 8-9 महीने लगातार धरना प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक लाइन कहा कि मुझसे गलती हो गई, और कानून को क्या किया, वापस ले लिया। उसी तरह इस कानून को भी उनको एक बार वापस लेना होगा, फिर उनके समझ में आएगा, कहेंगे हमसे गलती हो गई। सर, दूसरा चीज़ ये कि पिछले दिनों लेखपाल की जो भर्ती है उसके रिजल्ट्स आए, कुछ लोग ज्वाइनिंग भी करेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं अभी कुछ और भी वैकेंसीज आई हैं यूपीपी की। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी के बारे में कुछ आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं? देखिए, जितनी भर्तियां होती हैं और जो भी सरकारें उस समय मौजूदा होती हैं, उसके ऊपर आरोप तो लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आरोप तो लगना जायज़ है, क्योंकि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए नज़र नहीं आती। और आज क्या हो गया है, देखने देश में जितने भी प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, तो कैसी हो रही है, वाइस चांसलर कौन बनाए जा रहे हैं,
उसके ऊपर एक ही ठप्पा होना चाहिए कि वो व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति हो, उसी को वाइस चांसलर बनना है, उसी को प्रोफेसर बनना है, बाकी कोई भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा चीज़, आप ग्राउंड पे जाते होंगे, आप यहाँ पे दरबार भी लगाते हैं, यानी कि जनता जो आपके साथ आती है और यहाँ पे अपनी बात कहती है। थोड़ा सा करप्शन पे आपका क्या विचार है? क्योंकि सर इस सरकार में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो पावर है वो अधिकारियों को ज़्यादा दिया जा रहा है, और आरोपी लोग लगाते हैं कि करप्शन अंदर से होता है लेकिन बाहर उसे शो नहीं किया जाता है। भाई जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, आप देख रहे हो, जिस प्रदेश का मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अखबारों में बयान देते हैं कि हमारे कार्यकर्ता दलाल हैं। तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जब वो अपने कार्यकर्ताओं को खुद दलाल कहते हैं, तो इसमें दलाली चल रही है। जब दलाली चल रही है तो करप्शन चल रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दलाली में लिप्त हैं। उनका बयान आया, आपने भी देखा होगा मीडिया में। तो इसके मतलब है कि करप्शन भरा हुआ है इस सरकार में। फिर वापस हम आते हैं चुनाव पे। सर 2024 में क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? देखिए, ये पार्टियों का निर्णय है, ये आपको भी पता है नहीं, कि ये एक क्षेत्रीय पत्रकार होने के नाते से मेरा जो आपका रिश्ता रहा है, कहीं ना कहीं हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप विधायक बन के यहाँ पे आए, उसके बाद से आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बड़े स्तर की दी जानी चाहिए कांग्रेस पार्टी में, मुझे मिली भी क्योंकि तो। आप ही एक ऐसे विधायक हैं जो कि एक स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस के लिए प्रचार कर हाँ, सकते देखिए, मैंने प्रचार में गया भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी, छत्तीसगढ़ में भी मैं था, राजस्थान में मुझे भेजा गया था पार्टी की तरफ से, और पार्टी ने हमें पूर्वांचल का अध्यक्ष बना के एक मुझे जिम्मेदारी दी थी। आने वाले समय में ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, वो आपको सामने आ जाएगा कि कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है। तो मुझे भी लगता है अगर आपकी शुभकामनाएं होंगी तो हो सकता है अच्छी बड़ी नहीं, जिम्मेदारी हो। आपकी आला कमान से जो पकड़ होती है, जो बात वार्ता कैसे कमान मिल रही है? निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सोच रही है, और वो फैसला जल्दी ही आप सुन लेंगे, वो होना ही है। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह इस देश में नौजवानों का, किसानों का, सब के अंदर एक असंतोष की भावना फैली हुई है, बेरोजगारी के ना आलम बढ़ा हुआ है। जिस दो नारों के साथ मोदी जी इस देश में सरकार बनाए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, ले आओ भाजपा सरकार। दूसरा क्या कहते थे? बहुत हुआ भ्रष्टाचार, ले आओ भाजपा सरकार। वो दोनों चीज़ें इस सरकार में पूरी तरह से आ गई हैं। तो अब उस नारे को जब सुनने के बाद ये लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने इस देश की जनता को छला है, ठगा है जनता को। बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि इस समय हमने देखा कि मायावती ने अपनी जो राजनीति, जो पुराने समय की उनकी सारी चीज़ें थी, उसे जो है वो उन्होंने अपने भतीजों को दे दिया, सब कुछ अपने उनको कमान देते हुए नज़र आ रही हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या आज़ाद जो हैं इस समय, जो बड़े नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, उन पे आपका क्या विचार है? उनके बारे में देखिए, आप ये क्या कहेंगे? मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। जी, ये मायावती जी के अपने निजी विचार हैं। वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसको चुनती हैं, ये उनका अपना निजी मसला है। अगर उन्हें अपने भतीजे को चुना तो उनके अपने विचार होंगे, इसमें मेरा कोई उसमें मतभेद नहीं है। वो जैसा चाहेंगे अपना पार्टी में उन्होंने किया, लेकिन ये फैसला तो आम मतदाताओं को लेना है ना, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं। अब वो फैसला इस चुनाव में कर देंगे कि उन्होंने अपने भतीजे को कमान सौंपी है। वो जनता को पसंद है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को पसंद है कि नहीं पसंद है, वो फैसला लोग ले लेंगे। लेकिन जिस तरह से आप दूसरे आज़ाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे प्रयास किया है, काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति समाज में मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से वो आगे जाएगा। ये तो जो पिछड़े वोटर्स हैं सर, कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि जो आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो पिछड़ी जाति के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जो बड़े नेता होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस के नेता हो गए या प्रधानमंत्री खुद हो गए, वो जहाज़ों से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, और वहीं पे आज़ाद भी अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम जो है एक बड़े, अपने आप को बहुत मेंटेन के रूप में रखते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच कहीं ना कहीं वोटों की शेयरिंग कांग्रेस की थी? नहीं, नहीं, ये नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति अपने लिए प्रयास करता है। अगर आज़ाद प्रयास कर रहे हैं तो उन्होंने एक पार्टी बनाई है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, अपने समाज में जा रहे हैं। तो उनकी अपनी एक छवि बनाने का और हर नेता का अपना अलग तरीका होता है। वो भी अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी अपना तरीका पहले से इस्तेमाल करके दिखा चुके हैं। वो तो दिन भर में 4 ड्रेस बदलते हैं, वो भी उनका एक तरीका है। इस सवाल का मंशा ये था कि 2024 में सर गठबंधन की अगर बात की जाए, तो गठबंधन पे कौन कौन एक साथ आ रहा है? क्योंकि सर जब से इंडिया अलायंस हुआ है, तब से इसकी एक दो मीटिंग के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। सर इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आपको सब पता होगा। अभी तक इंडिया अलायंस की कम से कम 6 बैठकें, बड़ी बैठकें हो गई हैं। मुंबई में हुई, पटना में हुई, दिल्ली में हुई। इस तरह कम से कम 5 या 6 बैठकें, बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। और जब आप अलायंस की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही 38 पार्टियों से अलायंस कर रखा है।
38 पार्टियों में 6 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है, उनका भी नाम उसमें शामिल है, वो भी 38 पार्टियां शामिल हैं। तो इंडिया अलायंस तो अभी 28 पार्टी हैं, उनके पास तो 38 पार्टियों का अलायंस है। तो अलायंस तो दो है ना, एक इंडिया अलायंस है, वो बीजेपी चला रही है, एक इंडिया अलायंस है जिसकी मुखिया कांग्रेस है। तो चुनाव तो इन्हीं दो गठबंधनों के बीच में होगा, फैसला जनता को करना है। वो आप जैसे लोग साथी बैठे हैं वो सब तय कर देंगे 24 में कि निर्णय किसकी तरफ जाएगा। और सर, क्षेत्रीय विधायक होने के नाते से एक सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, इससे पहले हमने आपसे इंटरव्यू किया था, फरिंदा में रोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि सर इंडस्ट्री महाराजगंज में अभी भी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जाके कुछ काम धंधा कर सके। इनको अमूमन बाहर ही जाना पड़ता है रोजगार के लिए। ये 100% सत्य है, आप सच कह रहे हैं कि पूरा फरिंदा ही नहीं, पूरा महाराजगंज भाई ये किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पीछे है। औद्योगिक विकास यहाँ आज तक हुआ नहीं। जो पहले ये खेत किसानी का क्षेत्र था और किसानों में खासकर गन्ना किसानों का क्षेत्र था। गन्ने से संबंधित यहाँ चीनी मिलें हुआ करती थी, हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। वो सारी चीनी मिलें बंद हो गई, बंद होने से रोज़गार बंद हो गए और मजबूरन युवाओं को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। आज लगातार 10 वर्षों से देश केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7 सालों से 7वां साल होने वाला है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने वादा किया था, यहाँ वर्तमान में जो सांसद जी हैं वो कम से कम 6 बार जीते हैं, 6 बार से लगातार इस अब तो मंत्री भी हो चुके हैं। हाँ मंत्री जी हैं, मंत्री जी लगातार इस सांसद रहे हैं। ये उनका दायित्व बनता था कि इस क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा जाए। हमारी तो सरकार नहीं है, हम तो उद्योग ला भी नहीं सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और युवाओं के साथ हम खड़े हैं उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए। लेकिन अगर कभी मौका मिला 2024 में हमारी सरकार बनी तो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे फरिंदा के विधायक मौजूद थे और ठंडी की सुगबुगाहट के साथ अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ अपने तैयारियों में लग चुकी हैं। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे ऐसी राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग नेताओं से। तब तक के लिए देखते रहिए यूनिटी न्यूज़। मैं प्रद्युम्न कुमार, उत्तर प्रदेश महाराजगंज।